हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। स्वागत है हमारे चैनल पे 10th हैकर्स। भैया चैप्टर नंबर 2 है ये। इसमें खाली और खाली हमें 3 पॉइंट समझने हैं। 3 पॉइंट समझ में आ गए, कहानी खत्म। इस इकोनॉमी में हमें क्या जानना है कि सर ये बता दो जो सेक्टर लिखा है यहाँ पे, सेक्टर कैसे कैसे होते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, प्राइमरी पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने सेकेंडरी टर्शरी। नाम से घबराना मत, यही नोट्स जो यहाँ पे लिख रहा हूं ये नोट्स आपके काम आ जाएंगे। बस आपको अगर बुक से नहीं पढ़ना, जो नहीं करना कोई बात नहीं, इस पीडीएफ से पढ़ लो, दैट्स इट। और बाद में एक वीडियो आ जाएगी आपके लिए कि स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए कि ताकि आपके एसएसटी में 100 में से 100 आ ही जाए कम से कम। चलो ठीक है। नाउ अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सर हमें ये बता दो जो सेक्टर होते हैं इसमें कुछ होते हैं ऑर्गेनाइज, कुछ होते हैं अनऑर्गेनाइज। तो उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे सीधे सीधे। अब फिर आएगा टर्शरी, आएगा टर्शरी के बाद हम पढ़ेंगे अपना ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। ठीक है भैया, ओके। आसान लग रहा है, नाम तो इजी लग रहा है, कोई बात नहीं। अब समझने में थोड़ा बस मेहनत चाहिए। नाउ क्या कर रहे हैं, पहले पिक्चर है देखो, बस खाली खाली पिक्चर समझो। तो पिक्चर अगर आप समझ रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ साहब, कहीं पे देखो किसान के, देखो ये कोई खेती लगी है जो है क्या, कॉटन। अब ये कॉटन है, कपास। तो ये कॉटन क्या होता है, कॉटन का तो देखो ऐसे सब ये जो खेत फसल होती है सब कुछ होती है। फिर ये जाती है फैक्ट्री में, जहां पे इसके क्या बनता है, इसका सूत बनता है। सूत समझते हो क्या होता है, सूत होता है जो आपके कपड़ा जो होता है, कॉटन होता है। इसके लिए पहले से चाहिए होता है एक रोल। तो ये रोल क्रिएट हो रहा है। फिर रोल का होता है ट्रांसपोर्टेशन। इतनी सारी चीजें हो रही हैं इस पूरे देश भर में, सारे काम होते हैं, चाहे वो दूध निकालना हो गाय से, चाहे वो कोई अपने खनिज पदार्थ निकालने हो, मिनरल और सारी चीजें हो, तो सबके पहले अपनी इंडस्ट्रियों पास जाते हैं ये सामान, फिर कहीं और आगे जाता है। अब ये चीज समझो आप, जो पहला काम हो रहा है ये वाला, जिसमें हम क्या देखते हैं, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स देखते हैं, जो नेचर से आने वाले सामान, नेचुरल रिसोर्स। तो इन रिसोर्सेज से क्या जो भी हमें मिल रहा होता है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। ये पूरा का पूरा प्राइमरी सेक्टर कहला गया। बस ऐसे समझ लो आप कहानी। ठीक है, अब ये अगर प्राइमरी सेक्टर है मतलब ये उन चीजों से आया है जो नेचर में पाई जाती है, जो नेचर में उग सकती है, पहले ही पहले सामने सामने दिख जाती है। फिर जब इसका पहला इसका आउटकम निकल के आता है, जैसे क्या, इंडस्ट्रियों में इसका जो हमारे कपास का क्या बना, हमारे रोल बने, रोल से बाद में शर्ट बनेगी, जो चीजें बनेगी सारी चीजें होंगी आगे। ठीक है, इसके बाद दूध निकला, दूध के बाद अमूल की डेयरी में गया। ये अमूल की डेयरी कहां पर है, देखो इंडिया की बहुत बड़ी एक यहाँ पे इनकी वो है डेयरी, वो आपको पता होनी चाहिए, ए से नाम शुरू होता है उसका, और वो होती है गुजरात में। चलो आपके लिए क्वेश्चन भी आ गया अभी कभी। नाउ अब ऐसे ही हमारे कोई खनिज पदार्थ होते हैं, पेट्रोलियम हो, कुछ भी हो, मिनरल्स, ओर्स। आजकल देखो आप एआई का जमाना है, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह चलती हैं, तो लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे जो ऐसे ऐसे मिनरल्स होते हैं, ये जाते हैं फैक्ट्रियों में, ये जाते हैं रिफाइनरियों में, ये जाते हैं डिस्टिलरियों में, इन चीजों में। फिर वहां पर जाके इनकी रिफाइनिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। अच्छा, अब क्या करें, इनका फैक्ट्री में रखें इनको, सामान को नहीं रखेंगे, तो हम क्या करते हैं, इन सामानों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट करके कहीं और भेजा, कुछ भी किया, इधर उधर सामान भेजा। और लोग कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कॉल करते हैं, मेल करते हैं, सारी चीजें पहले मंगवाते हैं, ऑर्डर आपको साहब कितना चाहिए, आपको साहब कितना चाहिए। तो ये क्या हुआ, हमारा कम्युनिकेशन, कॉम्स, कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद एक और चीज हो गई, अगर कोई बिजनेस लगा रहा है, कोई ट्राई कर रहा है बिजनेस लगाने का, जो भी करने का, पैसा शुरू में चाहिए होगा उसको। तो पैसा वैसा लेने के लिए, पैसा जमा करने के लिए हमारा आ गया क्या, बैंकिंग सेक्टर। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे टर्शरी सेक्टर हो गए। ठीक है, पहला हो गया प्राइमरी, ये वाला हो गया सेकेंडरी, और इसके बाद थर्ड वाला हो गया हमारा टर्शरी। बस ऐसे समझ में आ गया कहानी। अच्छा, ये है कहानी पूरी। तो यानी कि हमने जो नाम रखे हैं, ये प्राइमरी मतलब पहले, प्राइमर ये पहला है, प्राइम है ये, इसके बाद सेकेंडरी है, सेकेंड है ये, इसके बाद ये हो गया टर्शरी यानी थर्ड है ये, यानी ये टेरा है यानी थर्ड हो गया। चलो ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अब हमें समझना है कि इन सेक्टर्स का कंपैरिजन कैसे होता है आपस में, ये सेक्टर में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, और इंडिया में इसका क्या योगदान हुआ है, इंडिया में कैसी ग्रोथ हुई है, बाहर के देशों में कैसी ग्रोथ हुई है, बस समझना यही है। चलो अभी हम देखेंगे इसको कि साहब कैसे कंपेयर कर रहे हो आप किसी को, हमारा प्राइमरी सेक्टर इसमें से सामान इतना आता है, सेकेंडरी में इतना सामान बनता है, थर्ड में इतना सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है। तो हम ऐसे में कम्युनिकेट करने जब निकले, हमने देखा हमारे देश भर में सामान बहुत ज्यादा बनता है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। एक तो होता है सामान बनाना कहीं से, और अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है, एक सर्विस है। मैं आपको कोई सामान लाके घर पे आपके नहीं दे रहा हूं, हालांकि हो सकता है नोट्स आप ले रहे होंगे घर पे अपने, कोई बात नहीं, ये वीडियो आप देख रहे होंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये सर्विस है। ठीक है, अब ऐसे में चाहे गुड्स हो गया चाहे सर्विस हो गया, देश भर में मिलियंस ऑफ, कई सारे, वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स बनते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। इससे क्या हुआ, इससे हम देश में अगर कैलकुलेट करने निकले हैं कि सब कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे करोगे कैलकुलेट, होगा ही नहीं कैलकुलेट, बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो गया, ये सोच रहा है कैसे करूं। अब समझ में आई बात कि इसके लिए क्या हुआ, सबसे बड़े हमारे एक्सपर्ट लोगों ने कहा कि आप एक काम करो, आप इतना सामान वामान अगर काउंट करोगे कि साहब कौन से सेक्टर में क्या निकला, क्या बना, क्या हुआ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप गेहूं और बिस्किट के बीच में आप पूरी दूरी तय कर लो और बिस्किट तक पहुंच जाओ, मतलब कि क्या है, आप फाइनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट तक पहुंचो। बस जो भी लास्ट वैल्यू है, जो कंज्यूमर के हाथ में जा रहा है प्रोडक्ट, आप उसको कर लो कैलकुलेट कि उसकी वैल्यू क्या है। मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल ये गेहूं रखा हुआ है, अब ये गेहूं से जो बना बिस्किट,
ये बिस्किट तक बनने के लिए क्या क्या हुआ होगा? पहले होता है वीट, ओके ठीक है, तो वीट क्या हो गया हमारा? प्राइमरी, क्योंकि ये तो हमारी भाई ये तो फसल है हमारी, ठीक है, प्राइमरी हो गया ये। इसके बाद जब गेहूं से हमने क्या निकाला? फ्लावर, फूल नहीं आटा, फ्लावर, फ्लोर, कुछ भी कह लो इसको, ठीक है, FLOUR, जाने क्या लिख रहा हूं मैं भी, ठीक है। अब FLOUR, आटा, ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट गुड, ये हो गया इंटरमीडिएट गुड, यानी ये बीच का है, अभी इसके साथ कुछ भी हो सकता है आटे के साथ, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा? ये बिस्किट में बनेगा। तो अब ये क्या बना? मान के चलो कि अगर गेहूं की कीमत निकली है 20 रुपए किलो के आसपास, चलो ठीक है, इतना निकला, 20 रुपीज पर kg। अच्छा ठीक है, आटा बना, आटे की कीमत लग गई मान लेते हैं 40 रुपए पर kg। अच्छा ठीक है जी, ओके, ये भी ठीक लग रहा है। इसके बाद जो बिस्किट बना फाइनली, ये एक पैकेट बना बिस्किट का, जिसमें कि 10 ऐसे बिस्किट होंगे और आप खा रहे हो चाय में डुबो के। तो आप जब भी बिस्किट लेने गए होंगे दुकान पे, आपने इसके लिए कितने रुपए दिए होंगे? मान लेते हैं 60 रुपए, 60 रुपए पर पैकेट। अब हमने क्या किया? हमने कहा हम इतने सब की हम ये नहीं मानेंगे कि साहब कौन से गेहूं की कितनी निकली, क्या निकली, इसको भूल जाओ, आप खाली और खाली इसको याद रखो। बस जो हमें लास्ट प्रोडक्ट मिला है, हम इस लास्ट प्रोडक्ट को हम देखेंगे कि हाँ साहब ये कितना, ये इसकी वैल्यू कितनी है। जब हम बिस्किट की वैल्यू जोड़ रहे होंगे तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गई होगी गेहूं की वैल्यू, आटे की वैल्यू और इस सामान को लादने की वैल्यू, जो भी करने की वैल्यू, ठीक है। हमने कहा हम इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या सामान पहले बना, क्या सामान इंटरमीडिएट बना, क्या सामान बाद में बना। हम जाएंगे खाली और खाली फाइनल प्रोडक्ट के पास, हम जाएंगे खाली खाली फाइनल वैल्यू के पास, कि फाइनल वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है। फाइनल वैल्यू इंक्लूड्स व्हाट? फाइनल वैल्यू इंक्लूड करती है सारे के सारे, इंक्लूड्स ऑलरेडी बने हुए प्रोडक्ट, इंक्लूड्स प्रीवियस कॉस्ट, प्रीवियस कॉस्ट। बस ये समझ में आ गई हमें बात कि अच्छा ठीक है, जो फाइनल वैल्यू है 80 रुपए का जो पैकेट है, इसमें सारी की सारी चीजें होंगी। 60 रुपए के पैकेट में सब कुछ होगा। क्या क्या होगा इसमें? 20 रुपए के इसमें आटा होगा, जो भी होगा इसमें, इसका भैया आटा गेहूं सब चीजें की देखो, देखो ट्रांसपोर्टेशन होगा, फैक्ट्री में बनाने का खर्चा होगा, लेबर की कॉस्ट होगी, सब कुछ होगी। फाइनल प्रोडक्ट में सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, बस हमें ये पता करना है कंज्यूमर के हाथ में कितनी कॉस्ट जा रही है। जब हमने कंज्यूमर के हाथ में कॉस्ट निकालनी शुरू करी, हमने कहा लाओ बताओ इससे क्या मिला हमें। हमने कहा हम जब एक काम कर रहे हैं वो क्या है कि हर एक सेक्टर के हिसाब से, इन ईच सेक्टर, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, जब इन सेक्टर की हमने अपनी अपनी प्रोडक्शन निकाला, पूरा देखा, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हर एक सेक्टर में निकल के आ रहे हैं, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, तो हमें क्या मिला? हमें मिल गया टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट सेक्टर, ओनली। समझ में आई बात? चाहे गुड्स हो, चाहे सर्विस हो, चाहे सामान हो, चाहे कोई सेवा हो, ठीक है, इन दोनों चीजों की जब आप अपना कैलकुलेशन कर रहे हो पर सेक्टर, तीनों सेक्टर के हिसाब से, तब हम क्या पाएंगे कि उस सेक्टर की टोटल प्रोडक्शन कितना है। अब आप इनको सबको ऐड कर दो, P प्लस S प्लस T, लो साहब हो गया। अब ऐसे में क्या मिला हमें? वी आर एडिंग द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स, वी गेट द GDP। ये रही वो GDP जिसके बारे में बात होती रहती है हर समय। ये क्या होता है? ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया की जीडीपी कितनी है इस समय, अगर किसी को पता हो तो इंडिया की जो जीडीपी है जैसी भी होगी, वो क्या होगी? वो होगी टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स या सर्विसेज दोनों मिला के प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन दैट ईयर, यानी साल 2022-23 या 23-24, जैसा भी कह लो आप इसको, या 23-24 के बाद अब तो आएगा 24-25 आने वाला होगा। चलो ठीक है, तो अब क्या हुआ, हम 24-25 भी देख लेंगे आगे चल के, जो भी हम देखेंगे। तो हम क्या पाएंगे इससे? जब हम एक साल में यहां पे इंडिया के अंदर बनने वाले सामान की जब हम कॉस्ट पूरी निकालेंगे, हर चीज की, सामान की वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं इसी कंट्री के अंदर। अब अगर बाहर स्विट्जरलैंड में अगर कोई सामान वहां पे बिक रहा है, उससे हमें क्या मतलब है? हमें कोई मतलब नहीं उससे। हम क्या देख रहे हैं? हम इंडिया में बनने वाला जो भी सामान हो, चाहे सेवा हो, चाहे आप जब जाते हो डॉक्टर के यहां, तो डॉक्टर आपको सेवा देता है किस चीज की? आपको हेल्प करता है कि आपको दवाई देके। अब दवाइयां गुड है, लेकिन उसने जब आपको ट्रीट करने के लिए जो उसने आपको सलाह दी, दैट सलाह इज सर्विस। ठीक है, जब आप किसी वकील के पास जाते हो और वकील आपसे कहता है कि हाँ साहब इसके ऊपर केस करेंगे फलाना फलाना, तो इसका मतलब है वो वकील ने आपको सेवा दी है, उस वकील ने आपको एक सर्विस दी है जिसके बदले आप उसको पैसे दे रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब है गुड्स भी और सेवाएं भी, दोनों को मिला के जब हम ऐड कर देते हैं, दैट बिकम्स द जीडीपी ऑफ दैट कंट्री इन दैट ईयर। याद रखना, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसके हमारे देश के अंदर ही होना चाहिए वो सामान। अब वो सामान अगर बाहर बन रहा है, स्विट्जरलैंड में बन रहा है, वहां बिक रहा है, वो अपना वो जाने स्विट्जरलैंड, हमें क्या मतलब है उससे। अब हमारे कौन निकालेगा इतना बड़ा टास्क? कौन करेगा इसको? संभालेगा कौन? इतनी जीडीपी हर जगह निकल के आ रही है, बिलियन मिलियन ऑफ गुड बन रहे हैं हर जगह, इतने सारा हमारा सिस्टम चल रहा है पूरे देश भर में, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेती है? हमारे सेंट्रल सरकार की एक मिनिस्ट्री लेती है। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ, नाम बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ F से शुरू होता है, ठीक है।
अब इनको हेल्प करने के लिए क्या चाहिए होता है, कई सारे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कोयला, डिपार्टमेंट ऑफ ये, डिपार्टमेंट ऑफ वो, डिपार्टमेंट, सारे के सारे डिपार्टमेंट, ये सबके सब हेल्प करते हैं कि हम अपने अपनी तरफ से आपको डेटा दे रहे हैं, मिनिस्ट्री साहब आप जाके अपना बना लेना, पूरा टोटल करके बता देना हमें लास्ट में कितनी जीडीपी निकल के आ रही है। ठीक है, ऐसे होता है। तो डिपार्टमेंट सारे के सारे हेल्प आउट करते हैं, अपना अपना डेटा देते हैं, बताते हैं कि साहब हमारी तरफ से इतना इतना डेटा है, हमारे यहाँ देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इतना किया, कोयला इंडस्ट्री ने इतना किया, हमारी जो भी, और देखो हमारी देखो डेयरी इंडस्ट्री ने इतना किया, सारी इंडस्ट्रियां सारी अपनी 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 तरफ से डेटा देती हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एफ जो लिखी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एफ पूरा पूरा कैलकुलेशन कर देती है। ठीक है भैया, ओके, कैलकुलेशन करो, आप बताओ मैं क्या क्या निकल के आ रहा है। जब हम बताने निकले तो हमने कहा अच्छा एक चीज क्लियर हो गई। क्लियर ये हुई कि जब हम पुराने जमाने के डेवलपिंग नेशन देखते थे, जो आज डेवलप्ड हो चुके हैं, नाउ डेवलप्ड नेशन, जो आज डेवलप्ड है, मतलब कि सारे के सारे जो हमारे पश्चिमी सभ्यता के देश है, कौन से, यूएस हो गया, यूके हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, हमारे सारे जर्मनी हो गए, ये सारे देश बड़े बड़े क्या हैं, ये सब है डेवलप्ड। इन नेशंस में क्या हुआ था, शुरू में एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया था, जो था प्राइमरी सेक्टर। तो शुरुआत में इनिशियल बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग में वहां पे प्राइमरी सेक्टर ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वहां पे लोगों के पास एक बार जब खेती करना शुरू करी उन लोगों ने खेती कर करके समझ लिया कि अच्छा अपने आप उगाएंगे, अपने आप खाएंगे, अपने आप पी के, अपना खा पी के सो जाएंगे। अच्छा, मतलब क्या हुआ, अब ये लोग देश अपने आधे को और ज्यादा खूब प्रगति कर चुके हैं, और यहाँ पे ड्रोन व्रोन सब आ गए, इनका तो हैवी सिस्टम हो गया पूरा। हमने देखा कि जब एग्रीकल्चर स्ट्रांग हो जाता है, जब एग्रीकल्चर प्रॉस्पर कर जाता है, यानी प्रॉस्पर मतलब होता है जब हमारी खेती बाड़ी अच्छी होने लगती है, लोग फले फूले खूब घूमते अच्छे खासे रहते हैं, तब लोग और काम कर सकते हैं। क्या क्या काम करने लगे लोग, लोगों ने फैक्ट्रियां डाली, लोगों ने कपड़े की फैक्ट्री डाली, लोगों ने कई सारे और काम किए, लोगों ने डेयरी इंडस्ट्री खूब सारी डाली। मतलब ये सारे जो काम चले, ये सारी की सारी जो फैक्ट्रियां चली, अदर टास्क जो भी शुरू हुए, फैक्ट्रियां, रिफाइनरी, इंडस्ट्री, छोटी फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री, किसी ने अपनी देखो चीज बेकरी की फैक्ट्री डाल ली, किसी ने ब्रेड बनाने की फैक्ट्री डाल ली, किसी ने कुछ किया। तो सारे के सारे टास्क जो थे, ये सबके सब एग्रीकल्चर से लिंक थे। सारे के सारे उस समय जो फैक्ट्रियां थी वो सब एग्रीकल्चर की सप्लाई को ले लेके कुछ सामान बना रही थी। हमने कहा अच्छा ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। जब लोगों पे काम काफी सारा आ गया, फैक्ट्री इंडस्ट्री हो गई, सब कुछ हो गया, अब समझ में आया कि ये भी तो चाहिए, ये तो मेन काम संभालता है, ये तो देखता है इस समय देश का रुपया, देश का, चलो उस समय तो डॉलर कह लो वहां का, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मतलब जब ये हमारा जो टर्शरी सेक्टर, ये तब पैदा हुआ जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर संभालने लग गए। जब प्राइमरी सेक्टर ने अपना पूरा योगदान संभाल लिया और इन्होंने कहा अब तुम जाओ सेकेंडरी पे, तब जाके टर्शरी की पैदाइश हुई। जो भी इंडस्ट्री आई, याद रखना, जो इंडस्ट्री उस समय आई, वो जो नेशन तब उसमें प्रगति कर रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय होगा, तब उस समय पे वो सारी सारी फैक्ट्रियां एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री जो भी बनी, वो सबकी सब इस इंडस्ट्रियों से जुड़ी ही रहती थी, एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं लिंकेज होती होती थी। ठीक है, हमने कहा ये तो हो गए, हमारा क्या हाल है, हमारा इंडिया क्या पोजीशन है। तो हमारे इंडिया का समझने के लिए पोजीशन, हमने कहा 3 तरह के ग्राफ है हमारे पास। अगर ये ग्राफ समझ में आ गए, गेम खत्म। क्या है भैया, हमने कहा इन लास्ट 40 ईयर्स हमारे यहाँ टर्शरी सेक्टर जो है, ये तो बढ़ा है भयंकर, खूब बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है। लेकिन अगर ट्रेजरी की बात है तो बाकी प्राइमरी सेक्रेटरी उनका क्या हाल है, एक बार वो भी देखेंगे। तो आप अगर जो डेटा देख रहे हो, ये डेटा है 1973 का, और ये डेटा है 2013 का। अच्छा ठीक है, क्या हुआ ये, इसमें क्या समझ में आया, इसमें जो पहला ग्राफ है वो ये दिखा रहा है कि जीडीपी इन सेक्टरों की कितनी कितनी है। आपको 3 रंग दिख रहे हैं यहां पे, कि नीला है, लाल है, हरा है। तो भाई देखो 1973 पुराना समय, ब्लैक एंड व्हाइट जमाना, टीवी भी नहीं होता था, या होता था किसी गांव के प्रधान एक के पास होता था। अब जब ये उस समय का, अब जब उस समय का हमारा जीडीपी का में जो योगदान है, तो वो योगदान समझ में आ रहा है कि साहब उस समय अगर हम देखें थोड़ा बहुत भी, अगर आप दूर से देख रहे हो अपने फोन में, तो जो हरा वाला है वो तो बहुत ही कम है, वो तो नाम मात्र है। और जो नीला वाला तब भी थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट है। तो नीला वाला जो है, ब्लू वाला क्या है, ब्लू वाला है हमारा प्राइमरी। ओके जी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जो ग्रीन वाला है वो है हमारा क्या, वो है हमारा टर्शरी। टर्शरी, अच्छा ठीक है जी, ओके। जब ये टर्शरी सेक्टर है, 2013 में तो टर्शरी सेक्टर एकदम जंप मार गया है, एकदम कहानी खेल गया अलग ही। हमने देखा जब जब हम बात करते हैं जीडीपी में योगदान का, कितने परसेंटेज ऑफ जीडीपी, क्या क्या परसेंटेज है, तो साहब परसेंटेज आप समझो, उस समय 1973 में ये 40% तक पूरी जीडीपी मान लेते हैं। अगर उस समय देश में 100 रुपए कमाए जा रहे थे, मान लेते हैं पूरे उस समय देश की जीडीपी 100 रुपए थी, मान लो, हाइपोथेटिकल है, ऐसा कुछ सच्चाई नहीं है, ठीक है। तो उस 100 रुपए में से 40 रुपए कहां से आ रहे थे, हमारे यहां से आ रहे थे एग्रीकल्चर से, ठीक है। और हमारे कितने बाकी देखो, और ये देखो जो और जो है वो सब अपना, देखो वो सब अपना धीमे धीमे अपना ये देखो जो अपना दे रहे हैं योगदान, ठीक है जी, ओके। लेकिन 2013 में गेम पलट चुका है। गेम क्या पलटा है, जो हमारा एग्रीकल्चर है वो रह गया है 12, 15, 17, 16% पे, खत्म हो गई कहानी। और जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, ये बन गया है बूम, ये बहुत आगे निकल गया। हमने कहा लेकिन 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 कितने लोगों का इसमें आउटपुट है, कितने लोग इसमें आते हैं। तो 1973 में
हमारे देश की 71% आबादी, 71% आबादी, ऑलमोस्ट 3/4 आबादी सब खेती बाड़ी कर रही है, और ये बेचारे 18% के आसपास रह गए, थोड़े बहुत नाम मात्र इधर उधर। अब देखो जरा कहानी, अभी भी कहानी हमारी यही कहती है कि एग्रीकल्चर में भी तब भी हमारे लोग इतने सारे खूब अभी भी जमा हैं, और हमारे टर्शरी सेक्टर जो योगदान देता है जीडीपी में बहुत सारा, लेकिन उसमें लोग अभी भी कम है। ये बड़ा ये बहुत ही डेटा अलग है। अब इस डेटा को समझने के लिए हमने कहा ये हुआ कैसे, पहले कोई क्लियर कर दे हमें। तो हमने कहा क्लियर करने के लिए हमें 5-6 पॉइंट समझने पड़ेंगे। 5-6 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि देखो साहब, सर्विसेज को हमारे यहाँ क्यों, हमारे टर्शरी सेक्टर को हमारा एकदम इतनी जंप कैसे मिली, क्यों मिली? क्योंकि कई सारी ऐसी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं जो कि देनी ही देनी है। क्या सर्विस? जैसे भाई साफ पानी चाहिए ही चाहिए, स्कूल चाहिए ही चाहिए, ट्रांसपोर्ट बस सेवा सब चाहिए चाहिए, बिजली चाहिए ही चाहिए, ये सारी चीजें ये तो रहेंगी ना। जैसे क्या, हॉस्पिटल हो गया, है ना, हॉस्पिटल सेवाएं हैं, अच्छा ओके ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बाद हमारा और देखो आईटी इंडस्ट्री है, सारी चीजें हैं। तो अब ये हो गया, इसके बाद टीचर्स हो गए, ये सारे के सारे ये भी सेवाएं दे रहे हैं अपनी अपनी। तो हमने कहा ये इतने तरह के जब लोग हैं, पुलिस सर्विस हो गई, लॉ एंड ऑर्डर सर्विस हो गई, तो ये सारी की सारी सर्विस जो हैं, ये सर्विसेज हैं, ये टर्शरी सेक्टर हो गया। अब हमने क्या बोला, हमने कहा ये जो सारी सर्विसेज हैं सरकार को देनी देनी है। क्यों? क्योंकि ये सर्विसेज उनको हम कहते हैं बेसिक एसेंशियल सर्विस, सबसे इंपॉर्टेंट। कोई ऐसा भी देश हो, कैसा भी हाल में हो, ये तो बेचारा दे ही रहा होगा अपने जनता को, कैसे वैसे टूटे फूटे हाल में दे ही रहा होगा, चाहे युगांडा हो, चाहे कीनिया हो, चाहे कोई और देश हो, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, कुछ भी हो, वो दे ही रहा होगा। हमने कहा अच्छा ठीक है, सरकार का योगदान होगा ही होगा, चलो होने दो इनका। इधर क्या चल रहा है, यहां जो एग्रीकल्चर है, यहां पे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जैसे ही दोनों का विकास होने लगता है, हमें और ज्यादा सर्विसेज चाहिए होती हैं। जहां पे एग्रीकल्चर बढ़िया करने लगे, या एग्रीकल्चर नहीं बढ़िया कर रहा है तो भी उसको सर्विस चाहिए होती है। कैसी? कि साहब बताओ, ये कोई साइंटिस्ट आए हैं जो जो एकदम आए किसान के पास खड़े होकर बता रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पे ग्राउंड वाटर कम हो गया है, तुम्हारे यहाँ पे ये इतना पानी, ये वाली फसल मत लगाओ, या पंजाब में जो गोल्डन सहला चावल है वो सब मत लगाया करो, हटा दो, ये वाली फसल लगाओ, ये लगाओ, ये वाले नई वैरायटी सीड लेके आओ, सीड वैरायटी हो गई, जो बीज लगाने होते हैं सीड वैरायटी, तो ऐसे अच्छे वाले लेके आओ। मतलब कि क्या है कि एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रियों को अब डिफरेंट डिफरेंट चीजें चाहिए। क्या चाहिए उन्हें? ट्रैक्टर चाहिए, उन्हें चाहिए गोदाम स्टोरेज चाहिए, ये सब चीजें रखी हुई हैं। तो अब जब एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को जब जगह बन गई, इनकी देखो स्थापना हो गई, तो इनको चाहिए होता है नई नई सर्विसेज, लाओ लाके दो ये सब। तो सर्विसेज आने लग गई, मतलब सर्विसेज हो रही है इंपॉर्टेंट। सर्विस और इंपॉर्टेंट कैसे हो रही है? सर्विस हो रही है जैसे जैसे लोगों में थोड़ा बहुत पैसा आया तो लोग होटल जाने लग गए, कहें आज चलो सैटरडे हो गया, संडे हो गया, बाहर का खाना खा लेते हैं। तो लोगों को मतलब कुल मिला के एक अच्छी बेटर लाइफ चाहिए। जब ये बेटर लाइफ लेने निकल रहे हैं लोग, इसका मतलब है कि कहां कहां जा रहे होंगे? होटलों में जा रहे होंगे, घूमने जा रहे होंगे, टूरिज्म में जा रहे होंगे, घूमने कहीं चले गए बाहर, आप लोग भी जाओगे बोर्ड एग्जाम के बाद। तो भाई टूरिज्म जहां हो रहा है, जहां पे कुछ और सेवाएं हो रही हैं, वहां पे क्या हो रहा होगा? वॉयज होगी, ट्रिप्स होगी, वहां होटल्स खुलेंगे, वहां रेस्टोरेंट खुलेंगे, सारे तरह रेस्टोरेंट हो गए, कोई और आप सामान सोच के देखो। जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगता है, वो व्यक्ति क्या क्या चाहिए होगा उसको? नई गाड़ी चाहिए होगी उसको, उसको एकदम चाहिए कि एकदम मेरे घर के आगे एकदम चमकता हुआ एकदम रोड सड़क हो, तो यहाँ पे सफाई कर्मी ज्यादा हो, यहाँ पे बेस्ट लोग अच्छे आए, यहाँ पे लोग आज ये जो लोग बाग हैं वो अच्छा काम करें, एकदम हरियाली पेड़ वेड़ अच्छे लगे हो। तो इसका मतलब है लोगों ने बेटर लाइफ की कल्पना के लिए नई नई सर्विसेज के बारे में मांगना शुरू कर दिया कि हमें चाहिए नई सर्विस। हमारा हो गया इनकम इंक्रीमेंट, हमारा हो गया पैसे बढ़ गए हमारे, हमें देखो हमने एग्रीकल्चर कर लिया, हमने इंडस्ट्री लगा ली, अब लाओ हमें कुछ सर्विसेज। इसके बाद जो हमारा लास्ट 10 ईयर्स में क्या हुआ है, इधर तो आईटी सेक्टर, हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कॉमटेक, कम्युनिकेशन, कि हम कैसे कैसे एक दूसरे से बातें जो कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। आप जो समय पढ़ाई कर रहे हो, ये पढ़ाई आप कर रहे हो बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो जब इंटरनेट का बूम आया, उसने तो सर्विसेज देना शुरू कर दी। हमारे इंडिया तो अब सर्विसेज एक्सपोर्ट में किंग है। हम इंडिया को देखते हैं कि हमारा इंडिया तो जो सर्विसेज देता है, खास करके आईटी आईटी सर्विसेज, वो तो एकदम ही भयंकर सर्विस है हमारी। दुनिया भर के सारे कंपनियों को आईटी जो हेल्प होती है वो इंडिया की तरफ से हेल्प होती है। कोई बात नहीं, क्योंकि इंडिया में यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जीनियस माइंड बैठे हैं आपके जैसे, ठीक है। लेकिन हमने कहा जब ये सर्विसेज सेक्टर हमारा अच्छा कर रहा है तो सब लोग खुश है क्या? हमने कहा ना, प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोग तो ज्यादा पैसा कमा ले गए, और मेजोरिटी लोग, मैनी, दे जस्ट बेयरली मेक अ लिविंग। ये जो हमारा सर्विस सेक्टर है ये थोड़ा सा स्क्यूड है, थोड़ा सा कटा हुआ फटा हुआ है। मतलब क्या हो गया है सर्विस सेक्टर में, एक तरफ तो ऊपर कुछ लोग बैठे हैं विच आर हाईली पेड, एकदम बढ़िया बढ़िया हाईली पेड, लेकिन जो वास्ट मेजोरिटी है, वास्ट मेजोरिटी बेचारी नीचे बैठी हुई है, और वो खाली और खाली ऐसे बैठी कि आज काम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। वैसा वाला काम हो गया, वैसा वाला हाल हो गया है। हमने कहा ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा सर? ये तो प्रॉब्लम बड़ी टिपिकल हो जाएगी। मतलब क्या है कि सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर में इसमें इतनी ज्यादा नॉट एनफ जॉब्स, ये नहीं हो पाया। भले ही सर्विस सेक्टर ने ग्रोथ दिखा दी, भले ही सर्विस सेक्टर ने खूब सारी, अभी आगे बताऊंगा कैसी कैसी ग्रोथ आई है, जब जॉब्स नहीं हो पाई सबके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई।
फिर क्या हुआ, कैजुअल वर्कर, डेली वेज वर्कर, लेबरर, सारे ऐसे लोग आने लग गए। ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। नाउ जब हमने वही दोनों ग्राफ हम जब दोबारा देखते हैं, जो हमने पीछे देखे थे, कौन से वाले दो ग्राफ, ये वाले दो ग्राफ, इससे समझ में आता है कि जीडीपी में योगदान दे रहा है सर्विस सेक्टर, लेकिन लोगों को रोजगार कम दे पा रहा है देखो ये देखो उतने के हिसाब से यहां योगदान बहुत ज्यादा है। यहां भैया योगदान कितना है, यहां पे 66% के आसपास तक खूब सारा योगदान है, लेकिन यहां टूटते टूटते बेचारा कितना इंप्लॉयमेंट दे पा रहा है, 31% के आसपास इंप्लॉयमेंट। ये इंप्लॉयमेंट माने क्या होता है, रोजगार देना, कितने लोगों को आप इंप्लॉय करवा पा रहे हो। यहां अभी भी बेचारा एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग अभी भी काम कर रहे हैं, खेती में ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, ना कि हमारे सर्विस सेक्टर में। अब हमें प्रॉब्लम समझ में आने लगी, हमने कहा प्रॉब्लम मतलब है, प्रॉब्लम अगर है तो उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं होना चाहिए। पहले देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि साहब जीडीपी शेयर हैज चेंज बिटवीन सेक्टर्स, ठीक है वो तो हुआ है, हमने देखा जो हरा वाला पहले कम था वो बाद में ज्यादा होने लग गया। अच्छा, हमने कहा ये जो चेंज है, इस चेंज ने एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा योगदान नहीं दिया है, हैज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू एम्प्लॉयमेंट, ये नहीं हो पाया है। हमने कहा सर ऐसा हो रहा तो फिर तो क्या फायदा टर्शरी सेक्टर का, क्या फायदा ये सब चीजों का। हमने कहा पहले इसको समझो ऐसा क्यों हो रहा है। पहली बात तो जो हमने कहा, नॉट एनफ जॉब्स इन द सेक्टर, इन द सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर जो भी है उसमें नहीं हो पा रही, इतनी सारी जॉब नहीं आ पाई है। हमने कहा जो जॉब आई भी है, इंडस्ट्री ने आउटपुट तो दिखाया है 9 गुना, लेकिन इंप्लॉयमेंट कितना दिखाया है, 3 गुना के आसपास। इंप्लॉयमेंट रोजगार कम रह गया है, लेकिन प्रोडक्शन खूब बढ़िया बन गया है। प्रोडक्शन सेक्टर की ग्रोथ हुई है 14 गुना के आसपास, लेकिन इंप्लॉयमेंट कितना आया है, 5 गुना के आसपास। नहीं हो पाया, ज्यादा ज्यादा लोग इंप्लॉय नहीं हो पाए, इसीलिए मैक्सिमम लोग क्या रह गए सर्विस सेक्टर में, वो नीचे पायदान पर रह गए, जो कि क्या है पिरामिड के बेस में, यहां बेस में फंस गए हैं। और ये बेस में जो फंसे हैं इनके लिए प्रॉब्लम आ गई है। जब प्रॉब्लम, हमने कहा ये प्रॉब्लम अगर है, इसका क्या, इसको हम इसको किस एंगल से देखें। हमने कहा आप इस एंगल से देखो कि एग्रीकल्चर जो है, खेतीबाड़ी जो है, इसमें देश की आधे से ज्यादा, मोर देन 50% ऑफ वर्कर्स, ये सब के सब इसमें लगे हुए हैं। और एग्रीकल्चर कितना योगदान देता है जीडीपी में, ओनली 1/6, 1/6। ये देख रहे हो आप ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये ब्लू वाला, ये कितना सा दिख रहा है, ये इतना सा दिख रहा है ना, छोटा सा। अब जो छोटा सा ग्राफ है, इतना सा योगदान दे पा रहा है ये एग्रीकल्चर, जिसमें हमारी देश की आधी आबादी इसमें काम करती है। इमेजिन करके देखो, 17%। अब हमने कहा जो बाकी वर्कर हैं, ये इंडिया में जो इतने सारे लोग काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी बचा हुआ 5/6 हिस्सा। 5/6 हिस्सा प्लस 1/6 कितना होता है, देखो टोटल 1 हो गया ना, 5/6 प्लस 1/6 कितना हो रहा है, ये 6/6, ये कितना हो गया, 1, टोटल पूरा हो गया ना। तो इसका मतलब है कि जो हमारे बचे हुए जितने लोग हैं, वो सबके सब योगदान दे रहे हैं इस हमारे 5/6 हिस्सा में, लेकिन देश की आधी ज्यादा आबादी अभी भी एग्रीकल्चर में है, खेतीबाड़ी में है, वो अभी फंसी हुई है। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमें एक नई चीज दिखा रही है। प्रॉब्लम क्या दिखा रही है, ये कि ज्यादा लोग काम कर रहे हैं जितने रिक्वायर्ड है। कहां पे, खेतीबाड़ी में। खेतीबाड़ी में जो एक आदमी की 2 एकड़ की फसल है, मान लेते हैं 2 एकड़ का उसका खेत है। अब 2 एकड़ के खेत में उसके पास कितने, उसके घर में लोग हैं, उसकी बीवी भी है, उसके 2 बच्चे भी हैं, उसके उसके कोई माता पिता भी हो जाएंगे, उसका कोई पड़ोसी भी होगा, उसका कोई भाई भतीजा भी होगा, कुछ लोग होंगे। तो इतने सारे लोग, उसने कहा चलो सबके सब खेत पर चलो, तुम लोग सुबह जाके पानी देना, तुम लोग शाम को आके एक बार एकदम जो उसकी मिट्टी गुड़ाई कर देना, तुम लोग कुछ कर देना, तुम लोग शाम में ट्रैक्टर चला देना, जो भी करना, ठीक है। इससे इतने ज्यादा लोग उसने इन्वॉल्व कर लिए हैं जितने की जरूरत नहीं है उसे। इसका मतलब है इतने सारे जो लोग हो गए, अगर मैं इसमें कुछ लोग निकाल दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है, अगर आउटपुट में से अगर मैं कुछ लोगों को फार्मिंग से छुड़वा दूं, मैं कह दूं कि मैं आपके घर के 3 लोगों को लेके जा रहा हूं शहर, इनको वहां शहर में काम कराऊंगा, तो भी इसका आउटपुट उतना ही निकलेगा, तो भी ठीक है, वो कह देगा ठीक है साहब मैं 2 घंटे ज्यादा काम कर लूंगा, मैं पानी लगा दूंगा, मैं ट्रैक्टर चला लूंगा, फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब क्या है कि अगर मैं लोगों से काम छुड़वा दूं, जो कि आधी ज्यादा आबादी यहां काम कर रही है इसमें, ये अगर इन लोगों को मैं इस फार्मिंग से निकाल दूं तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ नहीं बदलेगा। एग्रीकल्चर में जितना भी योगदान चल रहा है, एग्रीकल्चर जितना आउटपुट दे रहा है, वो उतना ही 1/6 तब भी रह जाएगा। इसका मतलब है ज्यादा लोग जब काम कर रहे हैं कम काम के लिए, दैट मींस दैट इज द केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, दैट इज द केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये 2 वर्ड नए नए आ गए आपके लिए, ये क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। क्या मतलब है इसका, अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है जब मैं अपने घर के ही सारे लोगों को लगवा दूं जबरदस्ती काम पे, उनसे काम हो ही नहीं रहा है ज्यादा, व्हेन दे आर नॉट एबल टू डू वर्क, नॉट एबल टू डू असाइंड वर्क, है ना। असाइंड वर्क कि मैंने उनको काम दिया है वो काम नहीं कर रहे हैं, असाइंड वर्क, या वो अपनी एबिलिटी को, जो उनकी कैपेसिटी है, जो वो कर सकते हैं, वो नहीं यूज कर पा रहे। एबिलिटी नॉट हार्नेस्ड। जब ये चीज हो गई तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि ये हो गया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि ये लोग जा रहे हैं वहां पे खेत में, रोज सुबह सुबह दिख रहा है कि साहब खेत में मेरा जो है लड़का बच्चा जा रहा है, खेत में टहलता हुआ जा रहा है, वहां पे 3-4 गाय भैंस लेके चला गया, वहां पे जाकर थोड़ा बहुत बैठ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, जो भी कर रहा है, थोड़ा बहुत उसने काम कर दिया, मिट्टी गुड़ाई कर दी, ट्रैक्टर चला दी थोड़ी बहुत देर के लिए, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कि यार काम
एक्चुअल काम नहीं कर रहा जो उसे करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसको? कायदे से उसको पढ़ना चाहिए, वो पढ़ ले कम से कम, वो ज्यादा अच्छा है। तो मतलब मुझे कुछ लोगों को सेक्टर यहां से निकालना है। मैं क्या करूं कि यहां पे और जॉब क्रिएट हो जाए, या कुछ लोग यहां से निकल के अपना अपना और काम करने लगे। उसको सोल्यूशन को ढूंढने के लिए मैंने कहा मेरे पास कुछ तरीका है। क्या करूं मैं कि एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़े इन जो लोग एग्रीकल्चर में इतने सारे लोग हैं। कैसे कैसे? पहली बात तो, अगर सरकार या बैंक लोन देने लगे, किस चीज के लिए? कोई नई चीजों के लिए, कोई नए वेल के लिए, कोई नए कुएं के लिए, कोई नए डेयरी फार्मिंग के लिए, या फिशरी वगैरह के लिए, या कुछ ऐसा काम हो जाए कि मेरे यहाँ कोई ताल तलैया बन जाए, उसमें लोग मछली वछली पकड़े, उसको बेचा बाचा करें, जो भी करें उसको। इसका मतलब है कि मुझे मोर सोर्सेज ऑफ इनकम निकालने हैं। जब मैं मोर सोर्स ऑफ इनकम मुझे निकालने हैं, हाउ डू आई डू इट थ्रू गिविंग लोन्स। मैं कोई दान नहीं दे रहा हूं किसी को। आप किसान को, मैं आपको अगर पैसा दे रहा हूं, आई वॉन्ट दिस पैसा बैक, लेकिन मैं कम इंटरेस्ट पे दे रहा हूं आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। जब सरकार फोकस करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जब किसान अपना थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर पा रहा है, हिम्मत से काम कर रहा है बेचारा, मेहनत से कर रहा है बेचारा, वो मानसून में डिपेंड होके उसने अपनी फसल वसल बना दी, सब कुछ कर दिया। अब वो उस फसल का क्या करे? क्या उसको वहां लेके बैठा रहे? नहीं, वो लेके जाएगा उसको एपीएमसी मंडी में, वो लेके जाएगा उसको कोई और जगह पे जहां पे उसको बेचे वो। तो उसको बेचने लेके जाने के लिए क्या चाहिए? सड़क चाहिए उसे, ट्रैक्टर चाहिए उसे, वहां पे उसको गोदाम चाहिए, वहां पे उसको पुल वुल चाहिए रास्ते के लिए। तो मतलब मुझे रोड, स्टोरेज, बाकी सारी चीजें मुझे बनानी पड़ेंगी। सरकार की जिम्मेदारी है ये काम करने की। क्या करे कि यहाँ पे गांव में रूरल रोड्स, जो हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करे, बनाए उसको। हमने कहा जब अगर किसान को ये सब काम करने होते हैं, वो कहीं से उधार लेके आ जाता है। उधार किससे लिया? कोई गांव के बड़े एकदम रसूखदार आदमी से ले लिया। जो कोई गांव का बड़ा एकदम ऐसा आदमी होगा जिसके बाद वो कोई धन्ना सेठ है, उस पर है साहब 50 लाख रुपए। तो उसने क्या किया? 2-2 लाख रुपए दे दिए, लेकिन उसने ब्याज पे लिए उसने 25% ब्याज। अब किसान बेचारा मर गया। किसान ने कहा मर गए, लो इतना भयंकर ब्याज, ये तो ब्याज ही नहीं चुक पाएगा। तो इसके इसके ऐसे केस में क्या हुआ? हमने कहा बैंक्स, आप इन्वॉल्व हो जाओ। अगर बैंक इन्वॉल्व हो जाए और चीपर रेट पे एग्रीकल्चर लोन दे दे किसानों को, वो बेस्ट है। किसानों को जो एग्रीकल्चर लोन मिलता है वो मिलता है सस्ते, उस पे देखो ब्याज पे, कम ब्याज पे मिलता है। तो जो किसानों को जो हमारा दिया जाता है, जो हमारा लोन होता है, दैट इज एट लेस इंटरेस्ट, कम होती है। कि साहब कोई बात नहीं, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं आप किसान, आप वैसी मेहनती आदमी हो, देश के हमारे अन्नदाता हो, तो आपके लिए जरूरी है कि आपको जो इंटरेस्ट मिले वो आपको कम मिले। कोई बात नहीं, ठीक है, बैंक झेलेगी, अपना नुकसान देखी जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। ये भी होता है। हमने कहा और भी प्लानिंग हो सकती है हमारे पास। क्या क्या? कि कैसी कैसी इंडस्ट्री हो जाए जो गांव के आसपास लग जाए। जब एक शहर है, ठीक है, इस शहर के आसपास का कुछ सेमी रूरल एरिया होगा, फिर कुछ आसपास का ग्रामीण एरिया होगा जहां पे खेत वेत सारे होते हैं। जो आपका, जहां भी आपका शहर है, आप देखना उस शहर के अंदर तो शहर का शहरी एरिया होगा, बढ़िया एरिया होगा, लेकिन जो थोड़ा सा शहर के बाहर जाओगे, थोड़ा खुला खुला एरिया होगा, उसको हम कहते हैं सेमी रूरल एरिया। फिर आओगे, फिर और पीछे जाओगे, वहां आ जाएंगे गांव, वाँव सब शुरू हो जाएंगे। तो उन जगहों को हम कहते हैं रूरल एरिया। तो जो सेमी रूरल एरिया है, बीच वाला एरिया, इस एरिया को, सेमी रूरल एरिया को अगर हम डेवलप कर दें, कैसे? यहां बना दे हम पेपर मिल, लो बढ़िया, कितना बढ़िया सामान हो जाएगा। हम यहां बना दे कोई और गोदाम, कोई और फैक्ट्री, कोई और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहां बना दे हम कोई और ऐसी छोटी मोटी इंडस्ट्री। कैसी? कौन सी? कॉटेज इंडस्ट्री। ये बन जाए तो कितना बढ़िया हो जाए काम। तो कॉटेज इंडस्ट्री आ रही है यहाँ पे, कोई और काम आ रहा है यहाँ पे, लोग यहाँ पे आर्टिजन, अपने हैंडीक्राफ्ट वगैरह, किसी का कोई तरीका है काम करने का। हम ऐसे अगर इन सबको लेके आ जाएं, कितना बढ़िया हो जाएगा काम। यानी कि हमारा आइडेंटिफाइंग, प्रमोटिंग, लोकेटिंग इंडस्ट्रियल सर्विसेज, कैसी? चाहे डेयरी इंडस्ट्री हो, चाहे ये जो इंडस्ट्री है, ये है एक दूध की इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री है ये, ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री। यहां पे बनता है दूध, पनीर, घी, दही, मक्खन, जो भी चीज है, ठीक है। तो डेयरी इंडस्ट्री हमारी बन रही है। हमने कहा ये कहां बनेगी? ये गांव के पास बनेगी। जो गांव है यहां पे, विलेज यहां पर है, ये रहा विलेज। अब इसके पास, विलेज के पास ही तो होना चाहिए यहाँ पे, सेमी रूरल एरिया में। हमें शहर में कौन लेके जाए ट्रैक्टर ट्रक सुबह सुबह? हम यहाँ लेके चले जाएंगे आसपास अपना, ठीक है। जो सेमी रूरल एरिया है, बीच वाला, यहाँ बना दो। अपने शहर के अंदर नहीं जाना हमें, ट्रैफिक चौराहे में हम काय को जाए, ठीक है। अब जो बच्चे घूम रहे थे गांव में, उनको उठाओ पकड़ाओ सबको कि चलो भाई तुम चलो स्कूल, तुम्हारा बहुत हो गया खेलकूद। तो अब जब ये बच्चे जो यहाँ इधर उधर खेत में मस्ती कर रहे थे, घूमने जा रहे थे, डोलने जा रहे थे, हमने कहा चलो वापस अपने अपने स्कूल, तुम लोगों ने बहुत मस्ती कर ली। मतलब ये हम मेकिंग श्योर ये करेंगे बच्चे पढ़ाई कर रहे हो चुपचाप, रादर देन वर्किंग इन द फील्ड्स। नहीं चाहते भैया तुम पढ़ाई कर लो, बस तुम्हारे लिए उतना बहुत है। हम प्लानिंग कमीशन पहले होता था एक, प्लानिंग कमीशन हटके क्या बना? नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई थी, बाद में, अब खैर अब तो उसका नाम चेंज हो गया, नीति आयोग हो गया। तो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से पता है क्या है? 20 लाख तो ऐसे ही जॉब क्रिएट हो जाएंगी। कैसी? अगर हम बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू कर दें। कैसे?
बच्चों को स्कूल में भेजोगे, टीचर लगाओगे, टीचर के साथ पीटी मास्टर होंगे, टीचरों के साथ अपने कोई नॉन टीचिंग स्टाफ भी होगा, कोई वहाँ के पियोन वियोन होंगे, कोई प्रिंसिपल होंगे, वहाँ पे और सेक्टर होगा, वहाँ पे तो जब स्कूल आएगा तो वहाँ पे कोई ना कोई स्टेशनरी वाले दुकान होगी, कोई पेन पेंसिल वाली दुकान होगी। तो ऐसे करके जब हम करेंगे पूरे देश भर में, तो हमारे 5-6 लाख गाँव हैं हमारे, इतने सारे गाँव में हम अगर कर लें तो हमारा 20 लाख हमारी जॉब्स तो ऐसी बन जाएंगी। उन्हीं गाँव के लोगों को पकड़ पकड़ काम करवाएंगे उनसे कि चलो भाई करो काम, बच्चों को देखो, बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे अगर पढ़ते रहे, बच्चे अपना अगर पढ़ लिख ले गए, वो एक जनरेशन आगे निकाल देंगे अपने अपने परिवार को, और वो अपने परिवार, देखो अपने परिवार को गरीबी से रेखा से ऊपर ले आएंगे। ठीक है, ये काम अच्छा है। अभी साथ में अगर हमारे यहाँ पे हेल्थ अच्छी नहीं है गाँव में, हम कैसे उम्मीद करें उनसे कि आप काम कर लोगे? नहीं। जब तक हमारे रूरल एरिया में, हमारे ग्रामीण एरिया में जब तक हम हेल्थ, टूरिज्म और आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री अच्छी नहीं करते हैं, तब तक गांव में एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ जो है बढ़िया नहीं हो सकता है। मतलब क्या, ये क्या होता है आर्ट एंड क्राफ्ट? ये हो रहा है कि साहब देखो साहब, एक आदमी बैठे हैं, फनकार हैं ये, इन्हें इन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना आता है, इन्हें सब कोई और काम करना आता है। जो भी लोग होते हैं गांव में, कई सारी कॉटेज इंडस्ट्रियाँ होती है, कई सारे छोटे छोटे काम होते हैं। इसके अलावा गांव में टूरिज्म भी होता है। आप अगर साउथ के गांव जाओगे ना, वहां पे कई लोग जाते हैं, बाहर के लोग आने वाले, वो लोग देखते हैं कि इंडिया के गांव कैसे कैसे हैं, इंडिया के गांव में क्या क्या होता है। तो ये लोग आते हैं, ओह वाओ व्हाट अ सुंदर गांव, व्हाट अ ब्यूटीफुल विलेज यू हैव, ऐसा करके खूब देखने आते हैं, और उनको दिखाया जाता है एक्चुअली में, देखो कैसा बढ़िया हमारा ये है, कि हमारे गांव में देखो ऐसा मिट्टी के घर होते हैं, ऐसे हमारे घास के घर होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, नाउ हमने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये तो बढ़िया चीज बता दी आपने, लेकिन ये सारे के सारे जो मेथड हैं, ये सबके सब बहुत ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, लंबे रेस के घोड़े हैं। पर हमने कहा लोग तो आज गरीब हैं, लोग तो आज बेरोजगार हैं, आज क्या करें उनके लिए? हमने कहा कर देंगे उनके लिए भी। हम एक लेके आ रहे हैं, राइट टू वर्क। राइट टू वर्क हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है। अगर मैं बेरोजगार हूं और मैं काम ढूंढ रहा हूं, तो सरकार मुझे काम देगी। अब वो काम कैसा देगी? गारंटीड मिनिमम 100 दिन का काम मिलेगा मुझे। कैसा काम मिलेगा मुझे? कुछ भी मेरे से काम करवाया जाएगा। वो काम कैसा होगा? वो काम होगा जो मनरेगा एक्ट में है। ये क्या है सर मनरेगा एक्ट? ये क्या बता रहे हो आप? ये है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कौन सा? महात्मा गांधी रूरल नेशनल, ये वाला बहुत बड़ा ये प्रोग्राम है, नेशनल, इसका बहुत लंबा चौड़ा नाम है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बहुत एक एम्प्लॉय, ये एक तो यार ऐसा इसमें नाम इतना लिखने में दिक्कत आती है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इतना लंबा इसका नाम है, इसको हम कहते हैं, ये हमारा मनरेगा एक्ट 2005। अच्छा सर, इसकी वजह से क्या हुआ? हम इसे नरेगा योजना कह लो, MGNREGS कह लो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इस एक्ट की वजह से क्या हुआ? हमारे यहाँ पे कई सारे गांव में ऐसी ऐसी चीजें बनी हैं, चाहे रिजर्वॉयर बना दिया गया हो, चाहे कोई ताल तलैया ऐसी बना दी गई हो, चाहे कोई हैंडपंप बनवाया गया हो, चाहे कुछ भी चीजें, हैंडपंप हो गया, या कोई बोरिंग हो गई, कोई लेक, आर्टिफिशियल लेक बनवा दी गई, कोई रिजर्वायर बनवा दिया गया, कोई ऐसा प्रोग्राम, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्या? जैसे पार्क। तो ये सारी चीजें जो बनवाई गई ना, ये चीजें वो थी जिनसे फ्यूचर में अच्छी प्रोडक्टिविटी आ सकती है, ऐसा काम करने को दिया गया। कई सारे जो वर्कर्स जो आपको दिखते हैं नरेगा योजना के तहत, इनको दिहाड़ी मिलती है, इनको 2 हफ्ते के में पेमेंट मिलता है, 14 दिन का काम करने के बाद इनको पेमेंट मिलेगा। तो पेमेंट कैसा होगा? पेमेंट होगा जो इनको डेली वेज के हिसाब से, इनको मिनिमम वेज इनको मिलेगा 315-400 रुपए के आसपास होता है पर डे के हिसाब से काम करने पे। तो अब क्या होता है, इतने सारे रुपए मिलते हैं इनको, और ये उससे क्या करते हैं, अपना फिर घर परिवार चलाते हैं। तो मिनिमम 100 दिन तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप बेरोजगार हो और आप काम ढूंढ रहे हो और आप 18+ के हो, बस 18 से छोटे को नहीं मिलेगा, अभी आपको काम नहीं मिलेगा। आप 2 साल बाद चाहो तो अपना काम करने जा सकते हो, यहाँ पे वो आपके लिए ऑप्शन है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, हम इनसे काम क्या करवाएंगे? सारे लोगों से काम वो होंगे जो इज्जतदार काम होंगे। मतलब कैसे? कोई देखो किसी गांव में हैंडपंप लगवा दिया, कोई आर्टिफिशियल लेक बनवा दी, कोई रिजर्वायर बनवा दिया, वाटर जो अपना वाटर रिजर्वायर होते हैं, कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, पानी आता तो पानी को जमा कर लेंगे यहाँ पे। और हमने क्या किया? पार्क बनवाए, हमने कोई नई नई चीजें बनवा दी, कोई नया स्कूल का कोई अपना उद्घाटन करवा दिया, कोई सामान बनवा लिया उनके लिए। ठीक है, तो सारे काम वो करवाए जिनसे फ्यूचर में अच्छा काम हो सकता है, फ्यूचर में अच्छी प्रोडक्टिविटी हो सकती है। ये सारे काम हैं शॉर्ट टर्म गोल। नाउ हमने कहा ये तो चलो समझ में आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट गेम हुआ। हमने कहा ये सब क्या होता है सर? हमने कहा आप जरा पिक्चर देख लो, बस ये 2-3 पिक्चर देखो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक साहब अंदर काम कर रहे हैं लैब में, यहाँ पे एक साहब बैठे हैं, देखो अपने, देखो इन पे, यहाँ पे इनके जो कंप्यूटर प्रिंटर रखा हुआ है, ये देखो सारे लोग अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। मतलब कि ये कुछ ऐसा सेक्टर है जहां पे लोग जा रहे हैं, सुबह सुबह काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर उनको काम करना ही करना है, एश्योर्ड काम करना ही करना है। किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, कंपनी होगी, फैक्ट्री होगी, कोई रिसर्च लैब होगी, कुछ ना कुछ होगी। तो हम कहते हैं इनको, ये सारी जो इंटरप्राइज है, ये सारी जितने भी उद्यम है, ये सारे जितने उद्योग हैं, ये सबके सब रजिस्टर्ड होंगे विद द गवर्नमेंट। और इधर कहानी क्या चल रही है? यहाँ कहानी डिफिकल्ट है।
यहाँ तो कहानी है कि नहीं है वो भी क्वेश्चन है, कि यहाँ पे आदमी बैठे हैं, चाचा बीड़ी पी रहे हैं, अब पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पे चाचा इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं कल काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा ईंट के भट्टे पे। यहाँ पे देखो आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका क्या योगदान है, उसका आगे क्या भविष्य है, इसका नॉट क्लियर। तो मतलब यहाँ वाले जो काम होते हैं, जो कंपनियां हैं, ये सब ये तो रजिस्टर्ड होंगी। ये रजिस्टर्ड कंपनियां बड़े बड़े जो रूल रेगुलेशन फॉलो कर रही होंगी। कैसे कैसे? फैक्ट्री एक्ट होता है एक, इसको फॉलो करेंगी। मिनिमम वेजेस एक्ट फॉलो करेंगी। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट फॉलो करेंगी। शॉप्स एंड ये एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है किसके लिए? जो हमारे रेस्टोरेंट होते हैं उनके लिए, रेस्टोरेंट। ठीक है, यहां पे जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं कि आप आते हो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत, इसके अंडर आते हो। अगर आप देखो, अगर आप वेटर को तनख्वाह नहीं दोगे, अगर आप शेफ को, कुक को तनख्वाह नहीं दोगे, तो आपको हो जाएगी जेल, जो आप होटल के मालिक हो आपको। ठीक है, फॉर्मल प्रोसीजर होता है यहाँ पे, फॉलो होता है पूरा। एचआर होगा, इंटरव्यू होगा, राउंड होगा, उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा, उसके बाद आप जो है नौकरी पे आओगे। आपको आपको जब अपना देखो कंपनी जब छोड़ के जानी होगी, तो आप नोटिस पीरियड दोगे, आप प्रॉपर आपको नोटिस पीरियड के बाद आपको पूरी सैलरी मिलेगी, पूरे 30 दिन। यहाँ पे आपको जब आप काम कर रहे होते हो, आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। जब आप एक्स्ट्रा काम करते हो, आपको ओवर टाइम का पैसा मिलता है, आपको छुट्टियां मिलती हैं, आपको हॉलीडे मिलता है, आपको पीएफ मिलता है। ये क्या होता है सर? प्रोविडेंट फंड। ये क्या चीज होती है सर? प्रोविडेंट फंड होता है जब एम्प्लॉयर अपनी तरफ से आपके लिए कुछ कुछ पैसा डालता है हर महीने आपके पीएफ अकाउंट में। ये पीएफ अकाउंट आप बाद में एक्सेस कर सकते हो। ये आपके लिए एक तरीके से ये पेंशन के रूप में होता है। सरकार का इंतजाम है ये। ठीक है, सरकार कहती है कि 1800 रुपए महीना एम्प्लॉय डालेगा अपनी जेब से, और 1800 रुपए महीना कौन डालेगा? एम्प्लॉयर डालेगा, जो नौकरी दे रहा है वो। ठीक है, मेरे पीएफ अकाउंट में। अच्छा ठीक है, इसके बाद ग्रेचुइटी मिलेगी मुझे लास्ट में, जब मेरा पैसा पूरा बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, मुझे बाद में वो मिलेगा। तो मुझे मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे कंपनियों के, जो भी मैं कंपनी काम कर रहा हूं। पेंशन मिलेगी अगर, क्या पता ये भी होगी ऑप्शन। तो ये सारा मेरा हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ ऑर्गेनाइज्ड है या सिस्टमिक है, यहाँ पे सारा काम एक साथ है। इधर भैया क्या है कि नहीं, कहानी आधी अधूरी है। स्मॉल इंडस्ट्री, छोटी स्कैटर्ड दुकानें कहीं ना कहीं कोने मोने में, ये गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर रहती हैं। कोई रूल लिखे हैं लेकिन फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, फर्क नहीं पड़ता। छोटे बच्चों को काम पर रख लिया, होटल ढाबे के आगे कुछ भी अपना छोटा काम पकड़ा दिया, उसको छोटू को रख लिया। लो पेड, इररेगुलर, आज काम है कल है कि नहीं पता नहीं। नो ओवर टाइम, पेड लीव कुछ नहीं होती, नो पेड लीव, नो हॉलीडेज, नो बेनिफिट्स, नो नथिंग, कुछ नहीं है यहाँ तो। हाल ही बुरा है, इसको हमने कहा ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब जो हाल बुरा है, इसको हमें सही करना चाहिए। ये तो एस्पेक्ट होना चाहिए। हमने कहा करेंगे इसको सॉल्व। हमने कहा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को काम हम देखो संभालेंगे, हमें इनको बचाना है। जो ये आदमी काम कर रहा है यहाँ पे बेचारा, अगर इसको कल काम नहीं मिला, हाउ डू वी डील विद दिस? सबसे पहले तो हमें पता करना है कि हमें किसको हेल्प देनी है। जो भी वर्कर, जो भी एक्सप्लॉइट होता है, जो भी वर्कर मिसट्रीट किया जाता है, वर्कर्स बाय द एम्प्लॉयर्स, तो उसको हमें बचाना है। पहली बात तो हम ढूंढेंगे उसको कि वो कैसे कर रहा है और क्यों कोई इसको भाई मिसट्रीट कर रहा होगा। कोई दुकानदार होगा, अगर वो दुकानदार उसको सैलरी उसके अकाउंट में दे, कितनी अच्छी बात है ये। ठीक है, सैलरी अकाउंट में दे उसकी, कितनी बढ़िया बात है। लेकिन कई दुकानदार नहीं देते हैं ये चीज। कई सारी कंपनियां जो होती हैं वो सैलरी स्लिप देती हैं कुछ और बाद में कैश देती हैं अपने एम्प्लॉय को। तो ये चीज गलत है। मतलब कि ये सब कंपनियां क्या कर रही हैं? ये सब कंपनियां टैक्स इवेजन कर रही हैं। ये कंपनियां अपने अपने वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रही हैं, काम करा रही हैं 16-16 घंटे, और देखो नौकरी दे रही है 8 घंटे की। तो ये क्या बात हुई? ये तो अच्छी बात नहीं है। और इसके अलावा दुकान है, फैक्ट्री खुद ही कहती है साहब देखो इतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है, इतना आउटपुट नहीं है, इतना हमारे पास ऑर्डर ही नहीं है, क्यों रखें इतने एम्प्लॉय, हम नहीं रख पाएंगे। तो तीनों सारी चीजें जो हैं, इसकी वजह से क्या हुआ है, कई सारे हमारे वर्कर्स क्या हुआ, दे शिफ्टेड टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कई बार शटडाउन हो गया, कोविड आ गया, नौकरी से निकाल दिए गए। अब क्या कर रहे हैं? अपना खुद का कोई ओला उबर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जोमेटो पे सब अपना खाना देने जा रहा है इधर से उधर। तो अब क्या हुआ है, हमें ये देखना पड़ेगा कि लोगों को दोनों चीज चाहिए। लोगों को नौकरी चाहिए चाहिए, वो तो बात सही है। लोगों को प्रोटेक्शन भी चाहिए उस नौकरी में। अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी दो पहले तो, और जब नौकरी आ गई उस नौकरी में उसको बेचारे को एक्सप्लॉइट तो नहीं हो, बेचारा कहीं ना कहीं से ये परेशान नहीं हो। हमने कहा पहले तो पकड़ो इसको कि आदमी है कौन जो परेशान है। हमने कहा या तो वो रूरल एरिया में रह रहा होगा या वो अर्बन एरिया में रह रहा होगा। दो तरीके से रह रहा होगा वो। अब रूरल एरिया में जहां पे गांव है, वहां तो प्रॉब्लम अलग ही है। वहां प्रॉब्लम क्या है, वहां पे 80% जो हमारे हाउस होल्ड है, हमारी गृहस्थियां है, हमारे घर है, वो सबके सब स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं। वो ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास लेस देन 2 एकड़ की जमीन है। ये बेचारे बस परेशान हैं कैसे भी कि आज का काम चल जाए। तो हमें इनको बचाना है पहले तो। हमारे यहाँ रूरल एरिया में और कौन कौन होते हैं? ऐसे लेबर, ऐसे पेजेंट, ऐसे लोग जिनका कि कोई सुनवाई नहीं है, जो पंचायतों में जाते हैं तो भगा दिए जाते हैं। पंचायत में जब जाते हैं अपनी बात लेके कि साहब हमारे गांव के प्रधान हमको मारते हैं, तो प्रधान ही पकड़ के वही मारता है सबके सामने। ये क्या है? ये लोग हैं रूरल लोग, जो बेचारे एक्सप्लॉइटेड हैं। इनके साथ अलग प्रॉब्लम है। फिर चलो अर्बन एरिया में।
अर्बन एरिया में प्रॉब्लम क्या है, यहां पे वो वर्कर्स जो कहां का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, कैजुअल वर्कर्स काम करते हैं, लेबरर होते हैं कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, वेंडर होते हैं छोटे छोटे, रैग पिकर्स होते हैं जो कूड़ा वूड़ा बीनते हैं। तो इन लोगों की प्रॉब्लम अलग है। ये लोग कहते हैं साहब पता नहीं हमारे साथ तो क्या ही होता है, हम आपको क्या ही बता दें, हमारी तकलीफ आप सुनो तो आप परेशान हो जाओ। तो हमने कहा क्या करें आपके साथ कि आप भैया हमें बचाओ। तो हमने कहा अच्छा बचाते, रुक जाओ, कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बचाते हैं। ट्राई करने का रास्ता है हमारे पास। क्या रास्ता है? अब दूसरा रास्ता है। पहले हमने पकड़ लिया पहचान की भैया कौन लोग परेशान है। अब सेकंड स्टेप है हमारा बचाना इनको, कि क्या करें। जो रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में क्या चाहिए, वो किसान है बेचारा, अगर उसकी जमीन थोड़ी सी है, छोटी सी है, उसको ऐसे सामान दो जो उसकी बढ़िया फसल हो पाए, बढ़िया बीज लाके दो उसको, बढ़िया उसको एग्रीकल्चर इनपुट लाके दो, बढ़िया उसको स्टोरेज की जगह बताओ उसको कहां कहां पे हो सकता है, बढ़िया उसको मार्केटिंग की अपनी एपीएमसी मंडी वंडी बता दो उसको। एपीएमसी, एपीएमसी होती है ये, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडी, ये सब होती है। ठीक है, यहां पे आप लेके आ सकते हो अपने एपीएमसी मंडियों में अपना सामान जाके बेचो इनको, तो ये लोग खुश हो जाएंगे, अपना काम नाम अपना करने लगेंगे। कुछ एंसिलरी इंडस्ट्री लगा दो यहाँ पे, एंसिलरी इंडस्ट्री, एंसिलरी इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल जैसे लेस के चिप्स खाते हो आप, तो लेस के जो चिप्स होते हैं, अब क्या होता है, जब कई बार जो लेस कंपनी होती है वो क्या करती है, खेत पे जाके किसान से वहीं डील कर लेती है कि साहब तुम जो आलू उगा रहे हो इस पूरे 5 एकड़ में से जितना भी क्विंटल आलू निकले, ये आलू हम लेंगे, और इस आलू का हम तुमको पहले तुमसे मुनाफा तय कर रहे हैं कि लो साहब हम तुम्हें देंगे आलू 50 रुपए किलो के हिसाब से। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया दे दिया। अब किसान को बेचारे को ना जाना ना जाना मंडी में, ना जाना कहीं पे अपना दाम दिखाने, वो अपना अपना लेज वाला है उसको अपना करार कर लेगा। और जो लेज वाला होगा वो अधिकारी जाके उसको बताएगा कि साहब तुम्हारे किसान, तुम यार ये वाला बीज लगाओ, तुम ये वाली फसल लगाओ, तुम इतना पानी डालो, तुम ऐसी वाली फर्टिलाइजर डालो, ये वाली खाद डालो, तो ये क्या होगी, उस किसान को हेल्प हो जाएगी। बेस्ट हो गया काम, बढ़िया काम है ये। अब चलो अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया में जो छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियां हैं, उनको चाहिए सरकारी हेल्प। क्या करने के लिए? क्योंकि उन्हें अगर रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा होगा, वो क्या बनाएंगे और क्या नौकरी देंगे? तो जो नौकरी नहीं देंगे, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल द अर्बन वर्कर्स? तो वर्कर्स तब खुश हो पाएंगे जब उनके लिए सेफ गार्ड हो, जब उनके मालिक खुश हों। ठीक है, तब काम हो सकता है। फिर आता है तीसरा काम। तीसरा काम तो ये तो बहुत ही खराब है। ये है क्या कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। हमें इसको सॉल्व करना है कि अगर आप काम करने निकले भी और वहां पे भी आपके साथ हो रहा है भेदभाव, क्यों? क्योंकि आपकी जात अलग है, लो साहब परेशानी। तो हमें क्या करना है इसको ये तो हमने सॉल्व किया है थ्रू व्हाट, इकोनॉमिक जस्टिस। अब हमें करना है सोशल जस्टिस, ये भी तो करनी है। जब वर्कर कोई जगह बेचारा काम कर रहा है और उससे कह दिया गया अरे तू हमारी जात का नहीं है, बाहर जाए से, तो ये कितनी कितनी ये तो इतनी खराब बात हो गई। हमने कहा तुम ऐसे कैसे कर रहे हो किसी आदमी के साथ, वो बेचारा काम कर रहा है और तुम उसकी जात के नाम पे उसके साथ जो है भेदभाव कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन, नॉट अलाउड, वेरी रॉन्ग, ये तो नहीं होने देंगे। नाउ हमने कहा ये तो बात सही है, लेकिन कुछ होता है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। ये हो गया हमारा तीसरा इसका टॉपिक इस चैप्टर में। अब जब जब हम देखते हैं कि कोई बिजनेस, कोई उद्योग, कोई एसेट, कोई सर्विस कौन दे रहा है, सरकार दे रही है कि कोई और बिल्कुल थर्ड पार्टी कंपनी दे रही है, तो हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर हो गया ये, और ये हो गया प्राइवेट सेक्टर हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं रेलवे, जैसे हम देखते हैं और भी चीजें बताएं तो भैया कई सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल रेलवे हो गया, हमारे कोई और डिफेंस हो गया। तो अब क्या चीज है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं, ये सारी जो सप्लाई जो है, ये सब के सब किसकी है? सरकार की है। तो यानी कि जब सरकार ओन करती है एसेट्स, एसेट क्या होता है? एसेट होता है मतलब माल, एसेट होता है कि कितनी सारा सामान है, और प्रोवाइड करती है सर्विसेज, रेलवे होगी, बिजली हो गई, कोई सामान कोई और चीजें हो गई, तो सारी सारी चीजें किसकी होती है? ये होती है सरकार की। इन्हें हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। फिर होती है कोई और पर्सनल चीज, किसी की दुकान, किसी की पर्सनल कोई कंपनी, किसी इंडिविजुअल की, किसी कंपनी के कोई एसेट, कोई कोई चीज, जब वो जिम्मेदारी लेती है कोई सामान देने की, तो उसे हम कहते हैं कि ये है प्राइवेट सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमारा सब कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, कोई कैसी भी कंपनी, अमेजॉन हो गई, रिलायंस हो गई, देखो हमारी जो 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 हमारी इंडियन रेलवे इधर आ गई है ना, इंडियन रेलवे, और इधर क्या एग्जांपल है, इधर ले लेते हैं अपन टाटा या रिलायंस, है ना, ये तो नाम जानते ही हो आप। अब ये नाम जानते हो आप, इसका मतलब है कि ये हैं प्राइवेट कंपनियां। अब टाटा गाड़ियां भी देती है, रिलायंस जो है कई सारे सामान और देती है, पेट्रोलियम देती है, रिलायंस जो है जियो मोबाइल देती है, सारा सर्विस देती है। तो इनका प्राइमरी मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट करना। ये पैसे के लिए आए हैं, दे आर हियर ओनली फॉर वन थिंग विच इज मनी मनी मनी। ठीक है, अपना सपना मनी मनी। नाउ हमने कहा सरकार अगर काम कर रही है और वो पैसे के लिए कर रही है, तो मतलब सरकार वो सरकार नहीं है। सरकार काम करती है पैसे के लिए, तो करेगी करेगी, बेचारी रेलवे घाटे में चल रही, कोई बात नहीं, चलो झेल लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन और भी चीजें होती है सरकार को जो उनकी जिम्मेदारी होती है। सरकार क्या करती है, हमसे आपसे जो टैक्स लेती है, अदर तरीके से जो हमारे कोई जो पैसे लेती है, उस पैसे को पंप करती है इन सारी चीजों में। क्या क्या चीजों में?
दवाइयों में, हेल्थ सेक्टर में, हमारे एटॉमिक एनर्जी, हमारे जो होते हैं न्यूक्लियर प्लांट होते हैं उनमें, सड़कों में, रेलवे में, एयरपोर्ट में, इनमें सरकार पैसा लगाती है। जो पैसा लगाती है कैसे आता है? पैसा टैक्सों से आता है और बाकी सामानों से आता है जो और जगह से सरकार अपना पैसा कमाती है। ठीक है भैया, ओके, सरकार कम से कम कर तो रही है। हमने कहा अगर प्राइवेट सेक्टर करने निकले तो क्या कर पाएगा ये सारे काम? बड़े बड़े इतने सारे काम होते हैं, रेलवे, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, सारे एजुकेशन, सारी चीजें। हमने कहा प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि हमारा समाज सब कुछ चाहता है, हमारा समाज नीड सो मेनी थिंग्स, सर्विसेज, प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट प्रोवाइड, दे विल नॉट प्रोवाइड इट, मना कर देंगे, नहीं देंगे। पहली बात तो क्यों? क्योंकि लार्ज सम चाहिए, बहुत पैसा चाहिए इसमें। दूसरी चीज, लोगों से पैसा लेना कितना बड़ा टफ काम हो जाता है, सोच के देखो जरा। इतने सारा हमने रोड सड़कें बनवा दी, इतना सारा हमने चाहिए हेल्थ केयर करवा दिया, लोगों से पैसा लेने में दिक्कत हो जाएगी हमें। तो प्राइवेट सेक्टर क्या, भैया मैं तो पैसे के लिए काम करता हूं, मैं खाली अगर सर्विस दूंगा भी तो बहुत महंगी दूंगा, इफ प्रोवाइडेड हाई रेट्स फॉर यूजेज। तो ऐसे में क्या होता है, देन सरकार कम्स, देन सरकार कहती है रुक जाओ, हम संभालेंगे, रेलवे हम देंगे लोगों को, जनता को, हम रेलवे के बाहर हम उठाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी हम करवाएंगे, हम देंगे, सरकार है इस मामले के लिए तैयार। सरकार कहती है वी आर देयर ना, वाई वरी, हम करेंगे काम। सरकार कहती है हम कई सारे सामान आपके भी हेल्प करा देंगे। जो प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर, इमेजिन करो, एक प्राइवेट सेक्टर है जो अपने, जो कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री मान के चलते हैं, कैसी फैक्ट्री माने, मान लेते हैं डेयरी इंडस्ट्री, जहां पे दूध का पैस्चराइजेशन होता है, दूध का पैकेट बनते हैं, जहां पे दूध के सामान बनते हैं, दूध का पनीर बनता है। तो जो डेयरी इंडस्ट्री हुई, मान लेते हैं अगर इसको बिजली मिली महंगी, बहुत ही ज्यादा महंगी बिजली हो रही है, वो बेचारे वहां बॉयलर चल रहे हैं, बेचारे वहां पे एसी बन रहे हैं, वहां पे ज्यादा खूब बढ़िया कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है, वहां पे खूब सारे सामान हो रहे हैं, अगर उसको बिजली महंगी मिली, क्या वो फैक्ट्री सामान सस्ता देगी? नहीं देगी, उसका सामान अपने आप से कॉस्टली हो जाएगा। जो कॉस्ट ये हो रही है, इस कॉस्ट को बढ़ने से रोकने के लिए क्या होता है, सरकार हेल्प करती है। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस अनलेस गवर्नमेंट हेल्प्स। जैसे क्या? बिजली देना, बिजली देने में सरकार कहती है चाहे कोयले से जलाओ, कोयले से हीट बनाओ, कोयले से हीट से स्टीम बनाओ, स्टीम से बिजली बनाओ, जो भी करना है करो, हम सपोर्ट करेंगे, हम देंगे सब्सिडी, हम देंगे जेब से, ताकि फैक्ट्रियां जो है जिंदा रहें, ताकि फैक्ट्रियां काम करती रहें और जो कॉस्ट है वो कम रहे। समझ में आई बात? जो फैक्ट्रियां चल रही हैं बिकॉज ऑफ बिजली, अगर बिजली महंगी हो गई, सारे काम महंगे हो जाएंगे। तो सरकार वो इन्फ्लेशन को, वो महंगाई को रोकने के लिए सरकार कहती है हम इंटरफियर कर रहे हैं, हम भैया हम दे देंगे, कोई बात नहीं, सब्सिडी पे देंगे, कोई बात नहीं। दूसरी चीज, सरकार कई बार हेल्प करती है कहां पे? जहां पे होता है एमएसपी, जहां होता है एक फेयर प्राइस। एक फेयर प्राइस किस चीज का? धान का, फसल का, गेहूं का, इन चीजों का। जब किसान जब अपनी फसल बना लेता है तो सरकार क्या कहती है उसके बाद, हम आपको देंगे एमएसपी। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब हम चाहे आपका खेती कैसी भी हुई हो, चाहे आपका जो गेहूं आया है पतला आया है, छोटा आया है, बाल उसमें देखो गेहूं के दाने कम है, जो भी है, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम इतना आपको देंगे ही देंगे। 2200 रुपए क्विंटल देंगे, 2500 रुपए क्विंटल देंगे, जो भी देंगे। तो एमएसपी जो देखो, जो चीज होती है एमएसपी उसी लिए होती है, चाहे आप धान की बात कर लो, चाहे गेहूं की बात कर लो, हर जगह की बात कर लो, इनके ऊपर सरकार जो है फिक्स रेट देती है, कहती है हम देंगे आपको, डोंट वरी, हम हेल्प करेंगे आपको। तो सरकार आगे बढ़ के सरकार सपोर्ट करती है कुछ कामों को, ऐसे ऐसे कामों पे। इसके अलावा कुछ और काम होते हैं जो सरकार को जो करने ही करने हैं, हैज टू स्पेंड मनी। सरकार बेचारी पब्लिक सेक्टर में रह के इसीलिए परेशान रहती है। सरकार कहती है गलत हो गई, सरकार में आके इतने सारे काम फंस गए हमारे, क्या? स्कूल बनाओ, एजुकेशन दो, हेल्थ केयर दो, हमारे यहाँ पे सेंटर सारे बनाओ, सारे ड्रिंकिंग वाटर सही से दो इनको, हाउसिंग अच्छा दो इनको, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट याद आ गई, आईएमआर, ये सारे काम करवा के दो इनको, सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, तब जाके हमारा देश का जो है डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाता है और हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, हमारी सरकार को ये सारे कुछ ऐसे काम होते हैं, हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, ये तो सरकार के ही जिम्मे रहेगा। ये प्राइवेट सेक्टर को दे दिया तो प्राइवेट सेक्टर लूट देगा पूरे देश को। प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को पकड़ा दिया, सारे का सारा हेल्थ केयर, सारा का सारा एजुकेशन, तो या तो स्कूल एजुकेशन बहुत फीस महंगी हो जाएगी, या जो हेल्थ केयर हमारे हॉस्पिटल हैं इनकी जो फीस होती है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। सरकार कहती है भैया ये हमारे बिना नहीं हो सकता, ये हम करेंगे ही करेंगे, ये हमारी मजबूरी है। इसीलिए हमने कहा, हमने क्या क्या पढ़ लिया चैप्टर में? हमने पढ़ लिया सबसे पहला कि एक बात तो प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं, ठीक है साहब, ये हो गए। इसके बाद हमने पढ़ा ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, है ना। इसके बाद हमने पढ़ा अपना पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। क्लियर हुआ मैटर? आसान लगा चैप्टर? मजा आया? बस ऐसे ही चैप्टर पढ़ना है, अगले 2 और खत्म हो जाएगा आपका इको भी। उसके बाद मिलते हैं आपके फिर बाद में अपने देखो अपने देखो जो स्ट्रैटेजी वीडियो होगी उस पर। और तब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।